बड़े ही कर्मठ ब्लॉक प्रमुख छोटे भाई आकाश सिंह जी, जिला पंचायत के जुझारू सदस्य वासुदेव प्रजापति जी, मंच के ऊपर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, आज सहार ब्लॉक के सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में त्योहार से पूर्व मेल मिलाप और आगामी चुनाव की दृष्टि से चर्चा को लेकर ही आज यह बैठक बुलाई गई थी। हमारे बीच में शिव प्रसाद यादव जी, जो कि पूर्व विधायक हैं, उसमें हमारे तो आज की इस बैठक में आगामी चुनाव, हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? अभी आप सबने देखा, अभी कुछ दिन पूर्व बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ था। बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती, ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी की पार्टी जीतने के बाद उनके एक नेता ने बयान दिया कि बंगाल विजय के बाद अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का ही नाम क्यों लिया? चुनाव तो कई राज्यों में है, चुनाव उत्तराखंड में भी है। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि उत्तराखंड की बारी है? उन्होंने नहीं कहा कि पंजाब की बारी है। अन्य जिन राज्यों में मणिपुर, गोवा, जहां भी चुनाव होना है, किसी राज्य का नाम नहीं लिया। आखिर उत्तर प्रदेश का ही नाम क्यों लिया? उत्तर प्रदेश का नाम लेने का एक कारण है कि उत्तर प्रदेश के भीतर यह भगवाधारी जो योगी कुर्सी के ऊपर बैठा है, यह उत्तर प्रदेश को बहुत तेजी के साथ आगे लेकर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोके बगैर दिल्ली में मोदी को रोकना संभव नहीं। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकल कर जाता है। 14 से पहले इस देश के भीतर चारों ओर लूट का माहौल था। सत्ता जिसको मिल जाती थी, मानो उसको लूट का लाइसेंस मिल गया। परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, चेला, चमचा सब मिलकर लूट खसोट में लग जाते थे। मित्रों, सरकार का संरक्षण रहता था। प्रधानमंत्री तो मोदी बाबा थे, तो कुछ बोलते थे ना कुछ देखते थे। चारों तरफ एक लूट का वातावरण था, एक लूट का माहौल था। लेकिन 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने कहा था कि ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। आज यही कारण है मित्रों, क्या देश के जितने भी बेईमान हैं, आज इस देश में चाहे वह बेईमान नेता हो, चाहे वह बेईमान अधिकारी हो, चाहे वह बेईमान मीडिया से जुड़े हुए लोग हो, मित्रों सारे एक नेक्सस बनाकर वह किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी और मोदी के जैसा यह ईमानदार योगी उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बन गया है, इसको कैसे गद्दी से बेदखल किया जाए, इसको लेकर षड्यंत्र पूरे देश में रचे जा रहे हैं। और जैसे मित्रों पूरी दुनिया की नजर आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, इसलिए मैं आप सबसे यह निवेदन करने के लिए आया हूं, मैं आप सबसे विनती करने के लिए आया हूं। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और चूंकि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के कारण से हमको हमारी सरकार चुनने का अधिकार हमारे पास में है। हमारे वोट से ही सरकार चुनी जाती है और जो सरकार चुनती है, जिस दल की सरकार भी चुनी जाती है, उस दल की सरकार अपनी मानसिकता के आधार पर चलती है। आप सबने देखा
दिल्ली में हमारी मानसिकता की सरकार बनी तो हमने अपनी मानसिकता से जुड़े हुए काम किए। इस देश के वो तमाम सारे लटके और भटके हुए ऐसे तमाम सारे मुद्दे जो इस देश के विकास में कहीं ना कहीं बाधा थे, इस देश के बहुसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं करोदते थे, चाहे वह धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो, चाहे वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बसे हुए वो तमाम सारे अल्पसंख्यक। आप सभी लोग इस समय अखबार पढ़ते होंगे, आप सभी लोग टीवी देखते होंगे, तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समाज के वो तमाम सारे लोग, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, अथवा इस्लाम को न मानने वाले और तमाम किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हो, आज अफगानिस्तान में उनके जीवन के ऊपर संकट आ गया है। आज अफगानिस्तान को छोड़कर भाग रहे हैं ऐसे तमाम सारे लोग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले लोग जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया और वहां के ऊपर प्रताड़ित होकर वह जीवन जी रहे थे, ऐसे लोग यदि जाएंगे तो कहां जाएंगे? पाकिस्तान में यदि कोई हिंदू पीड़ित होगा तो मित्रों कहां जाएगा? हिंदुस्तान यदि नहीं आएगा तो कहां जाएगा? यदि अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कोई हिंदू यदि पीड़ित होगा तो वह हिंदुस्तान की धरती पर नहीं आएगा तो कहां जाएगा? ऐसे लोगों को हमने सीए के कानून को लाकर हिंदुस्तान की नागरिकता देने का भी कानून हमने पास किया था, लेकिन इसके साथ साथ तो भावना से जुड़े हुए मुद्दे थे। लेकिन मित्रों, हम सब देखते थे कि इस देश में या उत्तर प्रदेश में आखिर सरकार क्यों चुनी जाती थी। ये सरकार चुनने का कोई इनका कारण कोई उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता था। समाजवादी पार्टी का रास्ता उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार चुनने का नहीं होता था। बहुजन समाजवादी पार्टी को सरकार चुनने का अवसर यदि मिल जाता था तो बहुजन समाजवादी पार्टी प्रदेश के निर्माण में खुद को नहीं खपाती थी, या दोनों यदि खपाते थे तो खुद के निर्माण में सरकार का उपयोग करते थे। आप सब ने देखा समाजवादी पार्टी को मौका मिला तो पूरा कुनबा भ्रष्टाचार पे किस प्रकार से कुंडली मारकर बैठ गया और भ्रष्टाचार की ताकत पर पूरा कुनबा किस प्रकार से अरबपति खरबपति हो गया। मुलायम सिंह जी के सारे भाई, मुलायम सिंह जी के सारे भतीजे, अब तो नाती पोते भी जन्म ले लिए, होने के बाद से अरबपति खरबपति पैदा होने लगे। यह स्थिति हो गई कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला मुलायम सिंह के कुनबे का शायद कोई रिश्तेदार या दूर दराज का नातेदार भी कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसने कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति को न कब्जा कर लिया हो, जिसने 100 करोड़ की संपत्ति हासिल न की। आखिर मित्रों, सरकार आने के बाद समाजवादियों के महल बनने लगते थे, कोठियां बनने लगती थी, बड़े बड़े बंगले खड़े होने लगते थे। लेकिन मित्रों, आप बताइए, आज हमारी भी सरकार है, हमारी सरकार में हमारे नेता की तो बातें छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी की माता जी आज जो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, यशस्वी प्रधानमंत्री भारत की दूसरी बार है, लेकिन आज भी जिनकी मां 10 बाई 10 के कमरे में रहती है, कोई महल या कोई कोठी, कोई बंगला नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मंदिर से आए हैं, प्रदेश की जनता आशीर्वाद यदि नहीं देगी तो वापस मंदिर में जाकर सेवा करेंगे। मित्रों, कोई कोठी, कोई बंगला अपने लिए खड़ा नहीं किया है। हमारे किसी भी नेता ने टूटकर अपना मकान नहीं बनाया है। हमने यदि बनाया है तो गांव में गरीब का मकान बनाया है, गरीब के घर में, गांव में। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाया है। आजादी के 70 साल बाद भी छूट गए ऐसे कितने सारे गांव जहां के ऊपर बिजली ही नहीं पहुंची थी, ऐसे हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। बिजली तो थी, लेकिन पैसे के अभाव में जिन गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन नहीं होते थे, हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है। हर किसान को सम्मान के रूप में 6000 रुपए सम्मान निधि मिले, भले ही विश्वा पर खेत उसके पास हो। मित्रों, किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपए हर किसान को दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। गरीब को किस प्रकार से विकास दिया जाए, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दबे कुचलों को किस प्रकार से विकास के क्रम में लाकर आगे खड़ा किया जाए, मित्रों हमारी सरकार इसको लेकर किसी तरीके से समर्पित है। आप सब ने देखा था किस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार का नारा देता था। लाल टोपी लगा के आने वाला गुंडा किसी भी गरीब की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता था। लाल टोपी वाला गुंडा किसी भी दुकान के ऊपर ताला डाल देता था, अपना कब्जा बता देता था।
लाल टोपी वाला गुंडा किसी का अपहरण कर लेता था, जब तक पैसे व्यापारी से नहीं मंगा लेता था उसके बेटे को छोड़ता नहीं था। लाल टोपी वाले गुंडे किस प्रकार से अत्याचार मित्रों समाज के भीतर किया करते थे, हम लोग सिवाय चुपचाप देखने को, विवश होने के बाद दूसरा कोई रास्ता हमारे पास होता नहीं। कोई मुकदमा उनके खिलाफ लिखा नहीं सकता। मुकदमा लिखाने जाता था तो उल्टा मुकदमा उसके खिलाफ ही लिख जाता था। मैं तो साथ साथ उदाहरण आप सबके सामने शिवप्रकाश जी भी भुक्तभोगी है। आप रहमान जी को तो बंद करके किस प्रकार से मारा गया था, उन्होंने पद चाहिए या पति, जिस प्रकार से इनकी पत्नी को बोला गया था कि पद चाहिए या पति, मित्रों समझो किस प्रकार की गुंडागर्दी होती होगी, किस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश के भीतर रहा होगा। लेकिन मित्रों आज इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा के शासन में आज किसी माइके लाल गुंडे की हैसियत नहीं है या गरीब आदमी सरमार्थ खाकर पीछे। रिक्शा वाला भी शान के साथ में रिक्शा चलाता है, आज मजदूर भी शान के साथ में मजदूरी करता है। किसी माइकेला की हैसियत नहीं है कि उसका अपमान कर पावे, उसके सम्मान के साथ में कोई समझौता, कोई खिलवाड़ कर पावे। आज सरकार की स्थापना की है। आतंकवादी जो आतंकवाद के नाम पर लोगों की हत्या तक कर देते थे, उनको छोड़ने की वकालत इसलिए की जाती थी कि पर्टिकुलर वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। पर्टिकुलर वोट बैंक को समझाने के लिए आतंकवादी को छोड़ने की बात होती थी। लेकिन मित्रों यहाँ सरकार है, वोट दो दोनों अपना डाल लो, लेकिन आतंकवादी जिंदा जो गरीब के ऊपर अत्याचार करेगा मित्रों, उसको ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। कश्मीर से लेकर आज उत्तर प्रदेश जैसा आप सब ने देखा है, आज उत्तर प्रदेश के भीतर आप सब ने देखा है, करते लोग। लेकिन मित्रों स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार वोट बैंक के नाम पर राजनीति करने वाली नहीं है। इस सरकार के लिए 1000 वोट वाले का भी वही मतलब है जो 1 वोट वाले का भी मतलब। ये मतलब मेरा कहने का स्पष्ट रूप से आप सब ने देखा किस प्रकार से जब भी चुनाव आता है, किस प्रकार से बड़ी जातियों की किस प्रकार से चमचागिरी होने लगती है। आप सब ने देखा, अभी आप लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव का माहौल आ गया था, तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से सम्मेलन होने लगे। ब्राह्मण सम्मेलन, समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन, बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन। एक लोगों ने हमसे भी पूछ लिया, हमने एक बात बताओ, ये सिर्फ ये वोट बैंक की तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ अपना विकास करने वाले लोग हैं। यदि अपना विकास करने वाले लोग नहीं है तो आज ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं या प्रजापति का सम्मेलन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं सम्मेलन किसी सक्सेना के समाज का कर रहे हैं? क्यों नहीं सम्मेलन कोई चौरसिया समाज का करते हैं? या क्यों नहीं सम्मेलन ये तमाम सारे छोटे समाज का सम्मेलन क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं कि इनके समाजों में वोट ही कितना है, आज 18% मुसलमान, 10% यादव, ये 12% ब्राह्मण भी हमको मिल जाए, इस प्रकार से हमारी सत्ता की मजबूत जड़ बन जाए और सत्ता तक पहुंच जाए। इस प्रकार की सोच रखने वाले कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकते। मित्रों आप बताइए, यदि बड़ी जातियां इस प्रकार से इस सत्ता को हासिल करके केवल इस सत्ता के साथ में लूट करके केवल अपनों का विकास करेंगे, तो ये तमाम सारी छोटी छोटी संख्या वाली जातियों को क्या कुएं में फेंक दिया जाएगा? आखिर इनकी बात करने वाला कौन होगा? कौन इनको न्याय दिलाएगा? मित्रों भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम जाति के नाम पर, संख्या के नाम पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम सबका विकास के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। यही कारण है कि जब हम गरीब की बात करते हैं तो मित्रों गरीब के पीछे कभी जाति नहीं देखते, क्योंकि गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब तो बेचारा हर जाति में होता है, और जो गरीब होता है वही गरीबी की समस्या को समझ सकता है और वही गरीबी से निपटने का रास्ता खोज सकता है। यही कारण है मित्रों, एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला गृहस्थ, गरीब पिछड़े परिवार में पैदा होने वाला बालक, जिसने गरीबी को नजदीक से देखा ही नहीं, बल्कि जिसने गरीबी से संघर्ष करते हुए निकल कर आया, देश का प्रधानमंत्री बना, तो आज गरीबी से निर्णायक लड़ाई को छेड़ने का काम किया। मित्रों गरीबी को समाप्त करने का संकल्प। इसलिए बंधुओं मेरा आप सबसे यह विनती है कि मोदी की सरकार किसके लिए चल रही है? कोई बेटा नहीं है, कोई भतीजा नहीं है भी तो उससे मतलब नहीं है। परिवार यदि उसने कोई माना है तो इस देश की 125 करोड़ जनता को अपना परिवार माना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिसकी सगी बहन आज भी मंदिर में फूल और पत्ते बेचने का काम करती है,
मित्रों बताओ वो व्यक्ति किसके लिए काम करेगा, किसके लिए सरकार केवल इस प्रदेश के निर्माण के लिए चाहिए, सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चाहिए। इसलिए बंधुओं, हम सब सरकार बनी जाएगी, कोई योगी सरकार बनाने नहीं आएंगे, सरकार बनाने सुब्रत पाठक भी नहीं आएंगे, या सरकार बनाने को आप आएंगे, आप जैसे हजारों लाखों लोग गांव से निकल कर आएंगे, वही सरकार बनाएंगे। इसलिए मित्रों, मेरा आप सबके माध्यम से मेरा कहना है, यहाँ की आम जनता से मेरा कहना है कि आप कैसी सरकार बनाना चाहते हो, आखिर कैसी सरकार का निर्माण करना चाहते हो? या सरकार ही आपके भविष्य का चुनाव करती है, या सरकार ही आपके भविष्य का निर्माण करती है? तो मित्रों, सरकार ही आपके भविष्य के संसाधनों को एकजुट करती है, सरकार ही आपके भविष्य के निर्माण के नींव का भी निर्माण ये सरकार करती है। इसलिए मित्रों, हमारा भविष्य कैसा हो, हमारा भविष्य कैसा हो, यह हमको चिंता करनी है। क्या हमारा भविष्य अफगानिस्तान के जैसा होगा? यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य भी अफगानिस्तान के जैसा हो जाए, तो मित्रों कुछ भी करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप चाहते हो कि हिंदुस्तान जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान जहां के ऊपर सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, वह हिंदुस्तान जो हर समाज का सम्मान करता है, वह हिंदुस्तान जो हर संप्रदाय का सम्मान करता है, और संप्रदाय का सम्मान यदि नहीं करता होता तो मित्रों बताओ, तो 2000 जब 1947 में इस देश की आजादी हुई थी, तो आजादी के बाद इस देश का विभाजन हुआ था। 1947 में भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय के ऊपर हिंदुस्तान में जो टोटल आबादी थी, उस टोटल आबादी में केवल 7% मुसलमान हुआ करते थे। पाकिस्तान में जो टोटल आबादी थी, उस टोटल आबादी में 27% हिंदू हुआ करते थे। मित्रों, पाकिस्तान में आज आजादी के लगभग 75 साल जब पूरे होने जा रहे हैं, तो हिंदू वहां पर लगभग समाप्ति की कगार पर 1% के आसपास आबादी रह गई है। वादी आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और मित्रों, उसका कारण क्या है कि वहां के ऊपर रहने वाली जो बहुसंख्यक आज बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे औरैया जनपद के जिला पंचायत के अध्यक्ष छोटे भाई कमल दुबे जी, यमुना विधायक प्रतिनिधि छोटे भाई देवेश साकी जी, हमारे ब्लॉक से